आज के युवा शायद आज से कई सालों पहले 70 के आसपास घटी हुई हत्याओं की वारदात के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन पुराने लोग बताते हैं कि 70 के दशक में बहुत सारी वारदात को अंजाम देने वाला वो युवा खौफ, डर और मौत का दूसरा नाम बन चुका था। लोग कंबल के नाम से भी डरने लगे थे। किसान लोगों ने रात को खेतों में सोने का बंद कर दिया था। पूरे शहर की सुनसान जगह रात को और भी सुनसान हो जाती थी और एक खौफ का मंजर चारों ओर खड़ा करने वाला उस युवा को जब पकड़ा और 70 हत्याओं की वारदात को क्यों अंजाम दिया, ऐसा जब अदालत ने पूछा तब उसका जवाब था, मरते हुए लोगों की चीख मुझे बहुत आनंद देती थी। मुझे उसमें कोई धुन या संगीत का सुर सुनाई देता था। फिर एक और चीख सुनने की तरफ मुझे इतने कत्ल तक ले गई। ये थी वो हत्यारे की बातें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्राइम की दुनिया में एक और वारदात कनपट्टी मार संकरिया के साथ आपका स्वागत है। राजस्थान की राजधानी और पूरी दुनिया में पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी से मशहूर जयपुर में एक साधारण परिवार रहता था। उस दंपति के घर 1952 में संकरिया नाम के एक बालक का जन्म होता है। हर माता पिता के अपने बच्चे के लिए जो सपने होते हैं वह संकरिया के माता पिता की भी ख्वाहिश थी कि संकरिया पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने या नौकरी करके अच्छा जीवन गुजारे। धीरे धीरे संकरिया माँ बाप के लाड प्यार के साथ बड़ा होता है। जैसे जैसे संकरिया बड़ा होता है वैसे वैसे वो माँ बाप के साथ बोलना कम कर देता है। दोस्त भी उसके ज्यादा नहीं थे या तो फिर ना के बराबर थे। वो बस अपनी ही मस्ती में अकेला अकेला पूरे दिन रात खोया सा रहता था। अब उसकी उम्र भी 24-25 साल के आसपास हो गई थी। वो ज्यादातर घर में ही रहता था और बाहर कम ही जाता था। घर में भी माँ बाप और अन्य लोगों के साथ भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था। माँ बाप और आसपास के लोग उसे बहुत ही शांत और अच्छा लड़का मानते थे। वो सिर्फ रात को ही कभी कभार घूमने चला जाता था। जाते वक्त वो घर में सिर्फ इतना ही बताता था कि दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, देर रात को वापस आ जाऊंगा, आप मेरा इंतजार मत करना, मैं आकर सो जाऊंगा। 23-24 साल तक इसकी कोई आवारागर्दी नहीं थी। अब संकरिया की उम्र भी 25 साल हो गई थी। उसी दौरान जयपुर शहर और आसपास के इलाकों में खौफनाक वारदातें सामने आने की खबरें जोर शोर से फैलने लगी थी। 1977 से लेकर 1978 यानी सिर्फ एक साल में 8 से ज्यादा हत्याओं की वारदात सामने आ चुकी थी। जनता में काफी खौफ का माहौल पैदा हो गया था। रात को कोई बाहर ही नहीं निकलता था। चारों ओर डर का माहौल छा गया था। लेकिन हाँ, इन हत्याओं से कुछ गौर करने वाली बातें सामने आई थी, जैसे कि कोई सीरियल किलर शहर में खुला घूम रहा है, बहुत सारी वारदातों को अंजाम दे चुका है। रात को सुनसान और सन्नाटे वाले इलाके में निकल रहे लोगों पर वो हमला कर देता है। कंबल उठकर वो आता है और कान के नीचे भारी हथियार से वार करता है और जब तक जान न चली जाए तब तक वो गर्दन के पास कान के नीचे लगातार मारता रहता है। जो कोई 3-4 लोग उस सीरियल किलर की चुंगाल से बच निकले थे, उनके कहने पर ये सब बातें सामने आती है। अब एक खौफनाक माहौल की चर्चा पूरे देश में फैल गई थी। दिल्ली की केंद्र सरकार तक इसके पड़गे पड़ने लगे थे। राजस्थान और जयपुर पुलिस की नाक में इस सीरियल किलर ने दम कर रखा था। पुलिस को अभी तक इस बेरहम किलर के बारे में पूरा पता नहीं चला था। सीरियल किलर ने अब तक एक ही तरह से लोगों की जान ली थी। रात में घूमने वाले लोग ही उसके शिकार थे। सुनसान जगह पर वो कंबल ओढ़कर बैठ जाता था और वहां आने वाले व्यक्ति को अपना शिकार मानकर कान के पास हथौड़े से वार करता था। इसलिए इस हमलावर का नाम कनपट्टी मार पड़ गया था। सूरज ढलते ही राजस्थान सुनसान हो जाता था और लोग घरों में बैठकर यही सोचते थे कि कनपट्टी मार का अगला शिकार कौन होगा। लोगों को सड़कों पर निकलते हुए डर लगने लग गया था। वो तड़पा तड़पा कर अपने शिकार को मारता था। यह डर का खौफनाक मंजर लोगों पर इस तरह हावी हो गया था कि अगर सर्दी की ऋतु में या तो ऐसे ही कोई कंबल ओढ़ के दिखाई दे तो सभी अपना रास्ता बदल लेते थे। इतनी सारी वारदातों से पुलिस को ये तो पता चल गया था कि सीरियल किलर की जितनी सारी हत्याएं हुई थी उसके साथ या तो जिन जिन लोगों की हत्याएं हुई है उनके बीच भी आपस में हत्या की खास कोई कड़ी जुड़ी हुई नहीं थी।
राजस्थान के अलग अलग जिले में एक के बाद एक हत्याओं की घटनाएं सामने आने लगी थी। शुरुआत में तो पुलिस खास ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर जैसे जैसे कत्ल की वारदातें बढ़ने लगती है और सभी कत्ल एक ही अंदाज में हो रहे थे, तो पुलिस का ध्यान इस सीरियल किलर पर जाने लगता है। अब इस सन की हैवान की दहशत से पूरा राजस्थान कांपने लगा था। यहाँ तक कि लोगों को कंबल के नाम से भी डर लगने लगा था। इस हैवान की चुंगाल से बचकर भाग निकलने वालों का कहना था कि वो रात में सड़कों पर कंबल के अंदर ऐसे छिपकर बैठ जाता था कि दूर से कोई उसे देख ही ना पाए, और वो कंबल के अंदर ही एक हथौड़ा छुपा कर रखता था। रात का अंधेरा होने की वजह से कोई उसे अच्छी तरह देख भी नहीं पाता था। मौत का तांडव बढ़ते ही जाता था और पुलिस के पास ठोस सबूत या तो पूरी जानकारी ना होने की वजह से मूक बनकर एक पर एक हो रही हत्याओं की वारदात देखने के अलावा कुछ काम नहीं था। अब पुलिस के सामने थोड़ी थोड़ी जानकारी आती है। पुलिस जो लोग कनपट्टी मार के हमले से बचकर भाग आए थे उनसे मुलाकात करती है और फिर उन लोगों की जानकारी के जरिए सीरियल किलर कनपट्टी मार के स्केच तैयार करती है। तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो वही पुराना तरीका स्केच बनाने का पुलिस ने प्रयास किया था। फिर सभी साक्ष्यों ने जो हुलिया बताया था उसके जरिए जो स्केच तैयार किया हुआ था, वो देख के गौर करने वाली बात जो सामने आती है वो ये थी कि उन लोगों के कहने पर जिसका स्केच बना था उसका चेहरा एकदम यंग था, और उन्होंने जो घटना के वक्त का रूबरू हुलिया बताया था उसके आधार पर भी पता चलता है कि कोई बहुत ही यंग लड़का था, क्योंकि जिस तरीके से वो उनके पीछे थोड़ी देर दौड़ा था उतना कोई वयस्क या उम्र लायक कोई व्यक्ति नहीं दौड़ सकता, क्योंकि यंग लड़के की दौड़ने की स्टाइल, रफ्तार और एनर्जी कुछ अलग ही होती है। कनपट्टी मार को चकमा देकर जो कोई भागता था उसके पीछे थोड़े अंतर तक वो अपने शिकार के पीछे भागता था, और इसी दौरान साक्ष्य को ये देखने का मौका मिल जाता था कि हमलावर बहुत तेज रफ्तार से पीछे दौड़ता था, जो कि कोई उम्र लायक आदमी नहीं दौड़ सकता। तो ये सब जानकारी के बाद पुलिस को इतना पता चलता है कि सीरियल किलर की उम्र 25 से 26 साल तक ही थी। फिर पुलिस कई महीनों तक तलाश जारी रखती है, पर कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तक कि वारदातें तो चालू ही थी। अब सभी बातों को ध्यान में रखकर पुलिस ने अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी, और पुलिस ने देखा कि भीड़भाड़ वाले या जाहिर रस्तों पर ये हादसे नहीं हुए थे, लेकिन जिसका लोग कम इस्तेमाल करते ऐसी सड़कों पर रात को हमले हुए थे। तो पुलिस ने अब इक्का दुक्का लोग गुजरते थे उन सड़कों पर छुपकर अपनी टीमें बिठानी शुरू कर दी, और ये टीम कई रातों तक ऐसे ही बैठी रही और कई रातें ऐसे ही खाली गुजर गई। लेकिन एक ना एक दिन तो पुलिस को अपनी खोज में जरूर कुछ मिल ही जाता है। अब एक दिन जनवरी 1979 की एक रात को पुलिस की मेहनत रंग लाती है। उस रात हर रोज की तरह सुनसान रास्ते पर पुलिस अपना अभियान जारी रखते हुए कनपट्टी मार की खोज में बैठी थी। तभी अचानक एक साया वहां से गुजरता है और सड़क के एक पेड़ की ओट में अपने आप को कंबल के नीचे छुपा कर बैठ जाता है। पहले पुलिस को अपनी ही टीम का कोई सदस्य हो और अपनी ही तरह वो भी कनपट्टी मार की तलाश में ऐसा बनकर बैठा हो, ऐसा लगता है। तभी पुलिस के मन में एक ख्याल आता है कि पुलिस टीम में कोई भी कंबल लेके तो आया ही नहीं है। फिर भी पुलिस वही चुपचाप बैठकर देखती रहती है कि वो बैठा हुआ साया क्या करता है। कुछ समय बाद कंबल से हलचल होती है और वो आदमी वापस जाने के लिए निकलता है। तभी मौका देखकर पुलिस उसको अचानक ही दबोच लेती है। फिर पुलिस तहकीकात के हिसाब से वो अनजान आदमी को थाने लाती है। अब उससे कुछ सवाल जवाब किया जाता है, और यहाँ एक के बाद एक बहुत ही हैरान कर देने वाली वारदातें सामने आती हैं। वो अपना नाम शंकरिया बताता है और जयपुर का एक पता बताता है जहाँ वो रहता था। पुलिस उस पते पर जाकर जांच करती है तो वहाँ शंकरिया के माँ बाप रहते थे, और शंकरिया जयपुर का ही था। उसकी उम्र 26 साल बताता है। बाद में पुलिस उसको अभी जो खौफनाक माहौल चल रहा था, पिछले 1 साल से कनपट्टी मार के मंजर ने 60 से ज्यादा कत्ल किए हैं, तो ये सब बताकर पुलिस पूछती है कि ऐसे खौफनाक दहशत में तू कंबल लेके सुनसान वाली सड़क की एक जगह पर पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा था। पुलिस इसलिए ये पूछती है क्योंकि उसे पकड़ा तब उसके पास कोई हथियार वगैरह कुछ भी था नहीं, तो पुलिस को उस पर पहले शक नहीं जाता। पुलिस के सवाल पर शंकरिया जो जवाब देता है
वो सुनकर पुलिस की पूरी टीम के पैरों तले से जमीन खिसकने लगती है। पुलिस के 60 कत्ल वाले आंकड़े पर वो पलटकर जवाब देता है कि साहब 60 से ज्यादा नहीं बल्कि पूरे 70 लोगों का कत्ल मैंने अपने हाथों से किए हैं, और जिस कातिल का नाम आपने कनपट्टी मार रखा है वो मैं ही कनपट्टी मार कातिल हूँ। पुलिस ये सुनकर खड़ी खड़ी उसे देखकर सोच रही थी कि एक भोली भाली मासूम और बहुत ही अच्छी शक्ल सूरत वाला, अच्छी तरह से ठीक ठाक बोलने वाला, इतनी कम उम्र वाला ये लड़का क्या सही में इतनी सारी वारदात को अंजाम दे सकता है। पहले पुलिस मजाक समझती है तो वारदात के वक्त उपयोग किए हुए हथियार के बारे में पूछती है। तो शंकरिया पुलिस की टीम को जहां वो छिपा था वहां ले जाता है और उस जगह की जाड़ी में छुपा कर रखा हुआ हथौड़ा वो पुलिस को बरामद करवाता है। लेकिन पुलिस को अभी भी इसकी शक्ल और उसका ठीक ठाक हुलिया देखकर यकीन नहीं आता कि यही कनपट्टी मार है। तो पुलिस उसके घर जाकर जानने की कोशिश करती है तो सभी लोग उसे अच्छा बता रहे थे, और आगे पूछने पर यह पता चलता है कि कभी कभी वो रात को दोस्तों को मिलने के बहाने से बाहर चला जाता था, लेकिन आज तक इसका कोई भी दोस्त घर नहीं आया था। बहुत सी छानबीन के बाद पुलिस मामले की जड़ तक पहुंचती है और वारदात की सभी कड़ियों को जोड़ती है तो यही लड़का कनपट्टी मार था ये साबित हो जाता है। 23-24 साल तक अच्छा लड़का बन के रहने वाले शंकरिया में 25 की उम्र होते ही अचानक उसके बिहेवियर में बदलाव आता है। वो अब घर में भी ज़्यादातर बहुत ही कम बोलता था और घर में ही रहता था, और कुछ पढ़ाई लिखाई करके रात को ही हर तीसरे दिन वो बाहर निकल जाता था और देर रात को वापस आता था। पुलिस की पूछताछ दरमियान उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए और पहली वारदात से लेकर आखिरी वारदात तक की हर एक डिटेल उसने पुलिस को बता दी। पुलिस ने उन इलाके के पुलिस थाने में गुमशुदा और हत्याओं की जांच की तो शंकरिया ने जो बताया था वो सब सच निकला। यहाँ तक कि 70 में से 50 से ऊपर कत्ल की तो तारीखें भी उसे याद थी। सब कुछ जानने के बाद और तहकीकात पूरी होने के बाद पुलिस शंकरिया के खिलाफ 70 कत्ल के लिए एक चार्जशीट दाखिल करती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। पुलिस अदालत में 70 में से 63 लाशों के सबूत रखवाती है। 1979 में जनवरी के शुरुआती दौर में उसको पकड़ लिया गया था। अब पूरे देश में उसकी गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। लोगों ने राहत की सांस तो ली, पर पुलिस को शंकरिया को सिक्योरिटी देने की भी जरूरत पड़ी। अदालत में ले जाते वक्त भी उसको सबसे छुपा कर लाया जाता था क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका था, तो उसकी पेशी के वक्त पब्लिक भी उसे देखने के लिए बहुत आती थी। अदालत के सामने पहले से ही सब मौजूद था तो अदालत ने भी ज्यादा वक्त नहीं लिया। बस 10-15 दिन में ही चार्जशीट दाखिल कर दी और शंकरिया ने भी किसी भी बात को एक्सेप्ट करने से मना नहीं किया, हर बात को कबूल कर लिया। अदालत में जब उसकी पेशी होती है और मुकदमा चलता है तब अदालत इन वारदातों को अंजाम देने की वजह पूछती है। तो दोस्तों, शंकरिया जो बयान देता है वो बहुत ही हैरान करने वाला और सुनने लायक है। शंकरिया बताता है कि मैंने जो 70 कत्ल किए हैं उनमें से किसी एक को भी मैं नहीं जानता था। बस हर तीसरी चौथी रात को साथ में हथौड़ा लेकर घर से निकलता, सुनसान सड़कों पर घूमता और जो भी उस सड़क पर निकलता उसके कान के नीचे पूरी ताकत से हथौड़ा मार देता था। उस वक्त उस शख्स की कनपटी और गर्दन टूटती और सामने वाला जोर से दर्द भरी आवाज में चीखता था। वो चीख मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन पहली बार मैंने जिसको मारा था वो चीखा तो बहुत ही मजा आया। फिर मैंने उससे दोबारा मारा तो फिर से वो चीखा और उसके बाद वो खामोश हो गया, यानी कि चीखा ही नहीं और मर गया। तो मुझे वो चीख थोड़ी सी अधूरी और खाली खाली सी महसूस हुई। तो मुझे लगा कि उसने पहले बार पर जो चीख निकाली थी वो ही सबसे बेहतरीन थी। तो मैं उसके बाद थोड़ा सा उदास होकर लौट आया, परंतु मुझे वो पहली चीख बार बार कानों पर सुनाई देती थी। उसके बाद की दूसरी चीख कुछ मिसिंग होने का अंदेशा बार बार मेरे दिमाग में जोर डालती थी। मुझे अब वो पहली चीख कोई धुन या संगीत की तरह आनंद देने वाली महसूस होने लगी थी और मैं 2 दिनों तक बस उसके बारे में सोचता रहा। मैंने अपने आप को 2 दिनों तक बहुत कंट्रोल किया, खुद को बहुत ही रोका, पर मुझसे रहा नहीं गया।
अब मैं खुद मेरे कंट्रोल में नहीं था। अब मैं वो जो पहली चिक की धुन थी उसके आगोश में आ गया था और मैंने ऐसे ही चिक सुनने की उम्मीद के साथ तीसरे दिन घर से रात को हथौड़ा लेकर निकल पड़ा। अब मुझे पहली वारदात से इतना याद रह गया था कि मैंने जब कनपट्टी के नीचे यानी कि गर्दन के पीछे मारा था तब उसने ज्यादा बेहतर तरीके से चिक निकाली थी। तब दूसरी बार भी मैंने अपने शिकार को वहीं कनपट्टी के नीचे गर्दन के पास ही जोर से हथौड़ा मार दिया तो वो बिल्कुल पहले कत्ल की पहली चिक थी। ऐसा ही चिखा तो मुझे वो चिक सुनकर बहुत ही बड़ी खुशी महसूस हुई। फिर मुझे अब उन चिखों की आदत सी हो गई थी और मैं एक के ऊपर फिर एक ऐसे कत्ल की वारदातों को अंजाम देता रहा। कई बार तो खाली हाथ भी लौटना पड़ा क्योंकि उन वक्त एक से ज्यादा लोग होते तो मुझे पकड़े जाने का और मार खाने का डर महसूस होने लगता था। तो मैं ऐसे ही बिना चीख सुने उदास होकर वापस लौट आता था। बस मुझे वो चीख सुनने का मजा लेना था और इसी चक्कर में मैंने अब तक टोटल 70 हत्याएं कर दी और अभी भी ना पकड़ा जाता तो मुझे खुद को पता नहीं है कि आंकड़ा कहाँ तक जाकर रुकता। उसने अदालत के सामने भी ये बात की थी और चार्जशीट में भी ये सब कबूल किया था। तो अदालत को भी ये सब यकीन नहीं हुआ कि इतनी कम उम्र वाला यानी कि 26 साढ़े 26 साल का लड़का सिर्फ मरते इंसान की चीखें सुनने का आनंद लेने के लिए इतनी सारी 70 वारदातों को कत्ल के रूप में अंजाम दे सकता है। महीने से पहले ही लोअर कोर्ट ने शंकरिया को सजाए मौत देने की घोषणा कर दी। जब मामला राजस्थान हाई कोर्ट के दहलीज पर गया तो 70 लाशें और ये सब दरिंदगी सी हैवानियत भरी बातें सुनी तो उसने भी सजाए मौत का हुक्म दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले ने दस्तक दी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 कोर्ट के आदेश को ही यथावत रखा। फिर बाद में प्रेसिडेंट के पास भी पिटीशन दाखिल हुई तो वो रिजेक्ट हो गई और सिर्फ 4.5 महीने में सब कुछ खत्म हो गया। आज के वारदातों की फैसलों की तरह 5, 7, 10 या उससे भी अधिक सालों तक कोर्ट में तारीख पर तारीख जैसे चलने वाले मामलों जैसा यहाँ नहीं हुआ और सिर्फ 4.5 महीने में ही यानी कि 1979 के जनवरी महीने में ये गिरफ्तार हुआ और 16 मई 1979 में जयपुर की सेंट्रल जेल में शंकरिया कनपट्टी मार को फांसी के मांचले यानी कि तख्ते पर चढ़ाकर फांसी दे दी जाती है। लेकिन यहाँ आपको ये बात अचूक जाननी चाहिए कि फांसी दी उससे पहले शंकरिया के आखिरी शब्द थे कि मैंने ऐसे ही सिर्फ अपने मजे के लिए इतने सारे लोगों को बेवजह मार दिया। मुझे बहुत ही पछतावा है और बस आप लोगों में से किसी को भी मेरे जैसा कभी नहीं बनना। बस ये आखिरी 2 लाइन के साथ जिसकी पूरी 27 साल भी उम्र नहीं हुई थी, ऐसा देश का सबसे कम उम्र वाला फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाला पहला सीरियल किलर था शंकरिया कनपट्टी मार। और यहीं पे आज यह वारदात की एक खौफनाक कहानी खत्म होती है। आगे आपसे मुलाकात होगी ऐसी एक और वारदात के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।